इस मूवी पर रिलीज से पहले काफी विवाद हुआ था और कुछ जगह ये बैन भी हो गई थी, लेकिन बाद में रिलीज कर दी गई और फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लड़कियों को प्यार के नाम पे फंसाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। मूवी काफी इमोशनल और शॉकिंग है। कुछ सीन तो सच में ऐसे हैं जो आपका दिल दहला देंगे। मैं बस इतना कहूंगी कि एक्सप्लेनेशन सुनना अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो एक बार ये मूवी खुद से जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग कोची शहर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर पुलिस की गाड़ियां तेजी से दौड़ रही होती है जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो। फिर पुलिस एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और वहाँ पर उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसने सुसाइड कर लिया था और वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। ये देखकर पुलिस काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। देन हमारा सीन जाता है ग्वालियर शहर में, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो चुपके से किसी घर से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी जल्दी छत पर पहुंचती है और अचानक से नीचे छलांग लगा देती है। नीचे गिरते ही हालत ऐसी हो जाती है कि देखने वालों को लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया हो। देन उसके बाद हमारा सीन जाता है जोधपुर शहर में, जहाँ पर हम एक डॉगी को देखते हैं जो गार्डन में कुछ खोद रहा था। तभी अचानक से उसके अंदर से एक लड़की का हाथ निकलता है। पास में उसका मालिक एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही वो वहां आकर देखता है तो साफ पता चलता है कि वहां किसी लड़की की बॉडी दबी हुई थी और यहीं पर सीन कट हो जाता है। तो गाइज अब सवाल ये है कि तीनों लड़कियां कौन थी और इनके साथ ऐसा क्या हो गया था, इनकी हालत ये कैसे हो गई थी। और इसी बात को जानने के लिए हमारी कहानी जाती है पास्ट में और हम फिर से कोची शहर को देखते हैं, जहाँ पर हमें सुरेखा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। सुरेखा की फैमिली काफी ज्यादा लिबरल सोच वाली है। वो पापा उसे सिखाते हैं कि हर रिलीजन का सम्मान करना चाहिए, हर चीज को समझकर देखना चाहिए और सवाल करना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। सुरेखा भी हर बात पर क्वेश्चनिंग करती रहती है। हमारे धर्म में ऐसा क्यों होता है, दूसरे धर्म में वैसा क्यों होता है। उसका मानना था कि सबसे पहले इंसान को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, धर्म बाद में आता है। लेकिन उसकी मम्मी उसे हिंदू धर्म और उसके तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेखा हर चीज को अपनी समझ से देखना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुरेखा किसी के साथ रिलेशनशिप में है। खैर उसके बाद हमारी कहानी जाती है ग्वालियर में, जहाँ हमें नेहा दिखाई जाती है। नेहा के पापा का सपना था कि उनकी बेटी जैवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर खेले, लेकिन नेहा भी दिन रात मेहनत करती रहती है और उसके पापा खुद उसे प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और उसकी डाइट का पूरा ध्यान रखते थे। नेहा का भी बस एक ही सपना होता है कि वो नेशनल लेवल पर खेले। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार से पालते हैं और हर कदम पर उसका सपोर्ट करते हैं। नेहा भी अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसका सपना पूरा करना चाहती है। वो एक दलित परिवार से होती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसे बस अपने खेल के दम पर आगे बढ़ना है और नेशनल लेवल पर अपना नाम बनाना है। सो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेहा भी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है। देन हमारा सीन जाता है राजस्थान के जोधपुर में, जहाँ पर हमें दिव्या नाम की लड़की दिखाई जाती है। दिव्या को रील बनाने का बहुत शौक है और वो राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहनकर डांस की रील बनाती है और उसके मम्मी पापा ने भी उसे बहुत ही प्यार से पाला है। उसे अपनी पसंद का काम करने की आजादी भी दी है। बस उसकी मम्मी इतना चाहती है कि वो किसी भी तरह की अश्लील या गलत टाइप की रील ना बनाए, बल्कि पूरे ट्रेडिशनल कपड़ों में अच्छे से डांस करे। और दिव्या भी अपनी मम्मी की बात मानती है और इसी तरीके से वो रील बनाती है। और अब पता चलता है दिव्या भी एक लड़के के साथ रिलेशन में है जिसका नाम राशिद है। राशिद उसे कहता है कि अगर सोशल मीडिया पर वो ऐसे ही रील्स बनाती रहेगी तो उसे कोई नहीं देखेगा। अगर उसे सोशल मीडिया पर छाना है तो उसे थोड़ी बोल्ड और ग्लैमरस रील बनानी होगी। वो दिव्या को समझाता है कि अगर उसे जल्दी फेमस होना है तो थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में शॉर्ट कपड़ों में रील बनानी चाहिए। लेकिन दिव्या साफ कह देती है कि उसकी मम्मी ने उसे इस तरह के कपड़े पहनने से और इस तरह की वल्गर रील बनाने से मना किया है। और अब राशिद कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर वो उससे शादी कर ले तो शादी के बाद वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है, जैसी चाहे रील बना सकती है। दिव्या उससे कहती है कि मेरी उम्र 16 साल है और मैं भी शादी नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं राशिद यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनके धर्म में कम उम्र में शादी करना कुछ भी गलत नहीं है। खैर इसके बाद कहानी फिर से ग्वालियर में नेहा के पास जाती है। नेहा एक राजू नाम के लड़के से प्यार करती है। राजू उसे बड़े बड़े सपने दिखाता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत आगे तक लेके जाएगा, उसका करियर बनाएगा और उसे नेशनल लेवल तक पहुंचाने में मदद करेगा। नेहा उसके प्यार और बातों पर भरोसा करने लगती है। उसे लगता है कि राजू सच में उसका भला चाहता है। नेहा साफ कहती है कि वो अभी शादी नहीं कर सकती। उसका सपना है पहले नेशनल लेवल पर जैवलिन थ्रो खेलना, उसके पापा का सपना पूरा करना। वो कहती है 2 साल बाद जब मैं नेशनल खेल लूंगी तब हम लोग शादी करेंगे। अब राजू उसे प्रसन्ना सर की फोटो दिखाता है एंड वो उसे कहता है कि वो उससे उसकी ट्रेनिंग करवा देगा। ये सुनकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि
अब उसका नेशनल खेलने का सपना सच में सच हो जाएगा। एंड फिर हमारा सीन जाता है कोच्चि में सुलेखा के पास। सुलेखा एक सलीम नाम के लड़के से प्यार करती है जो कि एक जर्नलिस्ट होता है। वो कहता है कि उसे रिलीजन वगैरह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड वो सुलेखा से कहता है कि वो उसे कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा। वो कहता है वो उसके साथ लिव इन में रह सकती है। फिर पता चलता है कि सलीम पहले से शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी और एक बेटी भी है, जो सुलेखा से कहता है कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देगा और सुलेखा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसे शादी में खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सलीम के साथ लिविंग इन में रहने के लिए रेडी हो जाती है। देन हमारा सीन जाता है नेहा पर, जो राजू की बातों में आकर चुपचाप से शादी कर लेती है। दोनों मंदिर में जाकर बिना किसी को इन्फॉर्म किए शादी कर लेते हैं। राजू उसे समझाता है कि ये बस नॉर्मल शादी है, बाद में जब वो अपने मम्मी पापा को मना लेगी तब वो लोग धूमधाम से सबके सामने दोबारा शादी करेंगे। नेहा भी उस पर भरोसा कर लेती है और बिना घर वालों को बताए उसके साथ शादी कर लेती है। देन वही हम जोधपुर में दिव्या को देखते हैं जो शॉर्ट ड्रेसेस में बोल्ड रील बनाती है और वो रील सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है और उसे काफी अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। ये देखकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जब वही वाली रील उसके पेरेंट देखते हैं तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसे कपड़े में रील क्यों बनाई। इस पर उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है और फिर उसकी मम्मी गुस्से में उसे कमरे के अंदर बंद कर देती है। वहीं कोच्चि में सुलेखा अपने पेरेंट को बता देती है कि वो सलीम के साथ लिविंग इन में रहने जा रही है। उसके पेरेंट उसे बहुत समझाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि भले ही वो मॉडर्न सोच रखती हो, लेकिन उसकी परवरिश एक हिंदू घर में हुई है और आगे चलकर उसे एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम कभी भी किसी भी मुस्लिम फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन सुलेखा यहाँ पर उनकी बात नहीं मानती है। वो अपना बैग पैक करती है और सलीम के साथ रहने के लिए चले जाती है। वहीं हम देखते हैं नेहा के घर पर लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा था। मजबूरी में नेहा अपनी माँ को बता देती है कि वो पहले ही राजू से शादी कर चुकी है और ये सुनते ही उसके मम्मी पापा का दिल टूट जाता है। उन्होंने उसका भरोसा तोड़ दिया था, इसीलिए उसके पापा दुखी होकर उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। जोधपुर में दिव्या दोबारा से रील बनाने लगती है और उसकी मम्मी को पता चल जाता है। वो कमरे में आकर उसकी रिंग लाइट को तोड़ देती है, जिससे दिव्या बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। देन वो राशिद को कॉल करती है तो राशिद उसे कहता है सब छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा। ये सुनकर दिव्या रात में अपना बैग पैक करती है और घर से भाग जाती है। तो गाइस यहीं से इन तीनों लड़कियों की जिंदगी अपने रास्ते पर हो जाती है। यानी जोधपुर में दिव्या राशिद के घर पे आ जाती है, ग्वालियर में नेहा राजू के साथ शादी कर ली थी और एक किराए के घर में रहने लगती है, और कोच्चि में सुलेखा सलीम के साथ लिविंग इन में रहने लगती है। सलीम ने कॉलोनी में छोटा सा रेंट पे घर लिया था एंड सुलेखा को वो वहीं पर रखता है। देन हमारा अगला सीन जाता है जोधपुर में, जहाँ पर दिव्या रात में घर से भाग चुकी थी। सुबह जाकर जब उसके पापा देखते हैं उसके कमरे में तो उन्हें दिव्या वहाँ पर नहीं मिलती। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। दोनों पागलों की तरह अपनी बेटी को हर जगह ढूंढते हैं। उसकी मम्मी खुद को कोसती है। वो कहती है कि काश मैंने उससे इतना स्ट्रिक्ट बात नहीं की होती तो शायद वो घर से नहीं भागती। उधर नेहा और सुलेखा के घर वाले भी अपनी अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तीनों के परिवार पूरी तरीके से टूट चुके थे और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। एंड राशिद दिव्या को घर लेके जाता है, जहाँ पर हम एक मुस्लिम फैमिली को देखते हैं। दिव्या वहाँ थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन कमरे में जाकर राशिद उसे समझाता है कि अगर वो उससे शादी कर ले और उसका धर्म अपना ले तो पूरी तरीके से उसको आजादी मिलेगी। वो कहता है कि उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकती है, जैसे रील बनाना चाहे बना सकती है, शॉर्ट कपड़े पहन सकती है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। राशिद की बातों में आकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में नेहा राजू के साथ किराए के घर में रह रही होती है, लेकिन अचानक राजू बदल जाता है। वो उसे ठीक से बात नहीं करता, खाना भी कम कर देता है और चुपचाप उदास बैठा रहता था। नेहा बार बार पूछती है क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो। आखिर एक दिन वो सच बताता है। वो कहता है मेरा नाम राजू नहीं है बल्कि मेरा नाम फैजान है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर नेहा टूट जाती है और वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया और तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। फैजान उसे समझाता है कि उसने जो कुछ भी किया प्यार के लिए किया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया, मंदिर भी गया, तुम्हारे रीति रिवाज अपनाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था। नेहा बहुत रोती है, लेकिन फैजान अपनी बातों से उसे फिर से मना लेता है और दोबारा वो उसकी बातों में आ जाती है और अब फैजान उसे अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर नेहा एक अलग माहौल देखती है। फैजान की अम्मी उसे घूरती हुई नजर आती है और आंखों से अपने बेटे को कुछ इशारा कर रही थी, जैसे दोनों के बीच पहले से कोई बात तय हो गई हो। नेहा को थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन
लेकिन फैजान उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। खैर उसे अपने घर पर छोड़कर फैजान एक जगह पर जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, जहाँ एक काजी भी होता है जो कि फैजान को कुछ पैसे दे रहा था, मतलब वो पैसों का लेन देन कर रहा था। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों की एक गैंग है जो कि हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने हर लड़की की एक रकम भी तय कर रखी थी। जैसे नेहा एक दलित लड़की थी तो उसके 6 लाख रुपए, अगर कोई अच्छे घर की लड़की को फंसाएगा तो उसके 12 लाख रुपए, इस तरीके से। और अब यहाँ पर फैजान को नेहा के लिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं क्योंकि वो एक दलित घर की लड़की थी। उधर हमारा सीन जाता है सलीम के ऊपर जो कि एक जर्नलिस्ट था। कुछ लोगों के साथ वो मीटिंग करता हुआ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कट्टर सोच रखने वाले लोगों के साथ बैठा हुआ था। सीन में दिखाया जाता है वो लोग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलने की बात कर रहे थे। वो अपनी आम बढ़ाने और खतरनाक इरादों की चर्चा करते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि ये सब सिर्फ पर्सनल रिलेशन नहीं था बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाया जा रहा था। सलीम यहाँ पर सभी लोगों को अटेंड करता है और उन सबसे कहता है हमारा मकसद हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका धर्म बदलना है। और वो ये भी कहता है कि नफरत से ज्यादा असर प्यार में होता है, इसलिए इमोशनल तरीके से लोगों को अपनी जाल में फंसाना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसीलिए भोली वाली लड़कियों को टारगेट करना उनके लिए बहुत ही इजी होगा। सलीम यहाँ पर सबसे कहता है कि कन्वर्जन सेंटर चलाने का लाइसेंस भी यही के लोगों ने हमें दिया है। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर ही ये लोग अपना काम कर रहे हैं। सलीम कहता है कि उनका ये मिशन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है बल्कि फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में भी ये चल रहा है। वो कहता है प्यार का नाटक करके लड़कियों को फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ और आगे चलकर उनकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने आप हमारे ही धर्म में पलेगी। खैर उसके बाद हमारा सीन जोधपुर में दिव्या पर जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड राशिद के साथ शादी कर लेती है। निकाह के बाद वो अपना धर्म भी बदल लेती है और नया नाम भी रख लिया जाता है। फिर दिव्या के पेरेंट अपनी बेटी के लिए पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तभी दिव्या अपने हस्बैंड राशिद और कुछ मुस्लिम लोगों के साथ थाने पहुंच जाती है। सबके सामने कहती है कि उसने शादी अपनी मर्जी से की है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अभी उनकी बेटी की उम्र 18 साल की नहीं हुई है। लेकिन राशिद यहाँ पर पुलिस के सामने फेक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें उसकी उम्र 18 से ज्यादा लिखी थी। पुलिस कहती है कि जब तक असली नकली डॉक्यूमेंट की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दिव्या राशिद के साथ उसी के घर में रहेगी। दिव्या के पेरेंट काफी ज्यादा दुखी थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है सुरेखा पर जो कि सलीम के साथ लिविंग इन में रह रही थी। तभी सलीम अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सुरेखा भड़क जाती है, उसे याद दिलाती है कि उसने डिवोर्स का वादा किया था। सलीम बहाना बनाता है कि उसका घर अब नहीं रहा है, इसलिए मजबूरी में उसे यहाँ पर लेकर आया है। वो कहता है कि उसकी कम्युनिटी में बिना किसी ठोस वजह के डिवोर्स नहीं होता, बस 2-3 महीने की बात है, फिर सब कुछ ठीक कर देगा। और अब सीन जाता है जोधपुर में दिव्या पर जो कि अपनी रील शूट कर रही थी। तभी वहाँ पर राशिद आ जाता है और उसे रील बनाने से मना कर देता है। दिव्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, चाहे जैसे रील बना सकती हो। लेकिन राशिद यहाँ पर अपनी बात से पलट जाता है। वो साफ बोल देता है कि वो सिर्फ उसे मनाने के लिए कहा गया था, उसकी कम्युनिटी में ये सब अलाउड नहीं है और अब वो शादीशुदा है, घर में रहे और बच्चे पैदा करे। दिव्या सुनकर एकदम शॉक रह जाती है और राशिद आखिरी बार साफ शब्दों में कह देता है आज के बाद कोई रील नहीं बनेगी। दिव्या ये सुनकर पूरी तरीके से टूट जाती है। वो शौक में उसे सवाल करने लगती है, जवाब मांगती है, लेकिन तभी राशिद का असली रूप सामने आ जाता है। वो अचानक गुस्से में आकर उसका चेहरा पकड़ लेता है और उंगली दिखाते हुए उसे चुप रहने को कहता है। एक ही पल में उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका था, प्यार का नकाब हट चुका था और कंट्रोल करने वाला रवैया साफ दिखने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ कोच्चि में सुरेखा सीधे सलीम से कहती है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ से कब जाएगी, लेकिन इस बार सलीम का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो भी बिना डरे साफ कह देता है जब तक मेरी मर्जी होगी वो यहाँ पर रहेगी। इतना कहकर वो सुरेखा को जोर से धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब दोनों लड़कों की सच्चाई दोनों लड़कियों के सामने आ जाती है। सुरेखा को जब पूरी सच्चाई समझ में आती है तो वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। जैसे वो कमरे से बाहर निकलती है सामने कई मुस्लिम औरतें खड़ी हो जाती है जो कि उसे घेर लेती है और घबराकर वो पीछे हटते हुए दोबारा से कमरे में आ जाती है और अब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है और इस तरह उसे पूरी तरह कमरे में कैद कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ग्वालियर में जहाँ पर नेहा की शादी फैजाद से हो जाती है, लेकिन शादी के तुरंत बाद फैजाद उसे काजी के पास छोड़कर चला जाता है। काजी उसे अपने ही पास रखता है और अगले 40 दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती और उसका शारीरिक शोषण करता है। और अब कहानी पूरी तरह उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां धोखे, मजबूरी और क्रूरता की सच्चाई सामने खुलकर आ रही थी। 40 दिन पूरे होने के बाद फैजाद वापस आता है और नेहा को काजी के यहाँ से ले जाता है। जाते वक्त काजी उसे कहता है तुम्हारी बेगम तैयार है, तुम उसे ले जा सकते हो। घर पहुंचते
देखते ही नेहा टूट जाती है और वो उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। नेहा यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है और कहानी फिर कट होकर जोधपुर में दिव्या पर जाती है, जो कि छुपकर फिर से रील बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपनी पहचान वापस पाना चाहती हो। तभी राशिद आ धमकता है और गुस्से में उसकी रिंग लाइट तोड़ देता है और उस पर हाथ उठाता है। एंड यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि दिव्या प्रेग्नेंट थी, क्योंकि पहले ही राशिद की माँ ने उसे कहा था कि इसे जल्दी से प्रेग्नेंट कर दो ताकि ये ज्यादा ऊपर न उड़ सके। और अब हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। राशिद उसे कमरे के अंदर ढकेल देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताला लगाकर। दिव्या अंदर अकेली रह जाती है, बिना फोन बिना सहारे के। अब उसके लिए ये सिर्फ एक कमरा नहीं था बल्कि एक कैद खाना बन चुका था। देन हमारा सीन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स पर जाता है। वो दर दर भटक रहे थे, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, हर जगह पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटियों का कोई भी अता पता नहीं था। माँ की आंखों में आंसू है, पिता के चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही है। ये पूरा मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल है, जहाँ एक तरफ बेटियां कैद है, वहीं दूसरी तरफ उनके पेरेंट उन्हें ढूंढते ढूंढते टूट चुके हैं। और अब सीन फिर से सुरेखा पर जाता है, जहाँ पर सलीम उसे समझाने की कोशिश करता है और उस पर दबाव डालता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अपना धर्म बदल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार सुरेखा साफ खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया था, अपना वजूद नहीं छोड़ा था। बात किसी धर्म की नहीं है बल्कि मेरी आजादी की है और मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। इसका ये जवाब सुनकर सलीम बौखला जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। उसकी धमकी देता है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तुम इसी तरीके से कैद रहोगी। वहीं हम ग्वालियर में फैजाद को देखते हैं, जो अपनी अम्मी से कह रहा था कि उसे और भी लड़कियां फंसानी है। उसकी अम्मी नाराज होकर कहती है कि इस बार गलत लड़की पकड़ ली तुमने, सिर्फ 4 लाख रुपए ही मिले हैं। फैजाद ठंडे अंदाज में कहता है, बाकी पैसे भी इससे ही वसूल लूंगा, आप परेशान मत हो। इसके बाद वो लोग नेहा के पास एक एक करके बहुत सारे आदमियों को भेजना स्टार्ट कर देते हैं। हर आदमी उसके साथ जबरदस्ती करता था और पैसे फैजाद को मिल जाते थे। अब ये उसके साथ रोज होने लगता है। नेहा चिल्लाती है, रोती है, लेकिन यहाँ पर उसका दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन जब एक आदमी नेहा के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो नेहा एक पेन से उसका गाल काट देती है। वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तभी फैजाद उसकी अम्मी आते हैं और नेहा को एक बेड से बांध दिया जाता है एंड उसके साथ एक एक करके बहुत सारे लोग रेप करते हैं और बदले में फैजाद को पैसे देकर जाते हैं। वहीं हमारा सीन जाता है राजस्थान में, जहाँ पर राशिद अब एक और हिंदू लड़की को फंसाकर उसे शादी करके घर ले आया था। जैसे ही दिव्या उसे देखती है वो शॉक होकर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने दूसरी शादी कर ली थी। राशिद कहता है कि हमारे यहाँ एक से ज्यादा शादी करना अलाउड है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और अब वो पूरी तरीके से इस घर के अंदर कैद हो चुकी थी और रोने लगती है। अब तीनों लड़कियां ही अपने मम्मी पापा को बहुत याद कर रही थी। रोते रोते उन्हें अपनी गलती समझ में आ रही थी। सोच रही थी कि काश उस टाइम घर वालों की बात मान ली होती। वो सोच रही थी कि कैसे हमने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी। 18-19 साल की परवरिश के ऊपर सिर्फ 6-7 महीने का प्यार कैसे भारी पड़ गया और उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। जन्म देखते हैं सुरेखा और सलीम की वाइफ के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी सलीम वहाँ पर आ जाता है और बात सुनते ही वो गुस्से में सुलेखा पर टूट पड़ता है। वो उसे बुरी तरीके से मारता है और घसीट कर कमरे में बंद कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। अब हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। सुरेखा भी यहाँ पर काफी हिम्मत दिखाती है और सलीम को बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनते ही सलीम भड़क जाता है और गुस्से में उसका फोन तोड़ देता है और उसकी सारी बुक्स को जला देता है और फिर उसे उसी कमरे में बंद कर देता है। उसका खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है और उसके सामने एक ही शर्त रखी जाती है, या तो बीफ खाओ या तो खाना मत खाओ। लेकिन वो यहाँ पर बीफ नहीं खाती है, भले उसे भूखा मरना मंजूर था। वहीं कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि दिव्या के एक बच्चा हो जाता है। जैन राशिद की दूसरी पत्नी बच्चे को लेकर दिव्या के पास आती है और उससे ताना मारते हुए कहती है कि जब संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया था। जिस पर दिव्या उससे कहती है कि मैं एक हिंदू लड़की थी, इसके लिए मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। मेरी उम्र केवल 18 साल की थी, उससे पहले ही मैंने इसे शादी कर ली थी। अब तुम मेरी हालत देख रही हो, अगर तुम्हें यहाँ से बचना है तो जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। उधर सुरेखा के कमरे में सलीम और उसकी वाइफ और कुछ औरतें आती हैं, जो सब मिलकर उस पर दबाव डालते हैं कि वो बीफ खाए। सुरेखा मना करती रहती है, सिर हिलाती है, रोती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सलीम उसका चेहरा कसकर पकड़ लेता है और बाकी मुस्लिम औरतें उसके हाथ पकड़ लेती हैं और जबरदस्ती उसके मुंह में बीफ को ठोस दिया जाता है। वो पूरी तरीके से बेबस थी और उसके खिलाफ एक साथ सब लोग खड़े हो गए थे। उधर हम देखते हैं जोधपुर में राशिद की दूसरी पत्नी को अब दिव्या से थोड़ी सी सिंपैथी हो जाती है। मौका देखकर दिव्या चुपचाप उसका फोन लेती है और अपने पेरेंट्स को कॉल कर देती है। रोती हुई वो कहती है कि मुझे यहाँ से बचा लो पापा, मैं इन्हें एक्सपोज करना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम एक वीडियो बनाकर भेज दो ताकि सबूत रहे। दिव्या जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। तभी राशिद कमरे में आ जाता है। वो घबरा कर फोन को छुपा लेती है और बहाना कर देती है कि वो बच्चे को संभाल रही थी। और अब राशिद यहाँ से जाने वाला होता है, तभी फोन में मैसेज की आवाज आ जाती है। वो शक में वापस मुड़ता है,
इसके बाद वो दिव्या पर टूट पड़ता है। हाथापाई और गुस्से में उसका सिर दीवार से जोर से टकरा जाता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। देन हम देखते हैं राशिद और उसका पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो जाता है। दूसरी पत्नी भी सहमी हुई कोने में बैठी थी। घबराहट में वो लोग सबूत मिटाने की प्लानिंग करते हैं। राशिद दिव्या की बॉडी को छुपाने के लिए उसे एक एक करके काटना स्टार्ट करता है। उसके छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग बोरों में भर दिया जाता है। एंड फिर रात के अंधेरे में एक पार्क में जाकर गड्ढा खोद कर उन बोरों को वहीं पर दबा देते हैं ताकि किसी को कुछ पता न चले। उधर कोची में सुलेखा भी चुपचाप बैठी थी। उसने मन में तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर सलीम के आगे नहीं झुकेगी। वो आईने के सामने जाती है और खुद के ही बाल काट देती है जैसे आखिरी फैसला ले रही हो। फिर एक सुसाइड नोट लिखती है और आखिर में फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। तो गाइस अब सीन वापस आता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई सड़कों पर भाग रही थी जहां सुलेखा ने सुसाइड किया था। दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर सुलेखा की बॉडी फांसी पर लटकी मिलती है। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें उसका नाम, उसका एड्रेस लिखा था और साफ लिखा था कि उसकी मौत की वजह सलीम है। और सुसाइड नोट के आखिर में उसने अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज छोड़ा था, मेरी कहानी दुनिया को बताना ताकि कोई भी लड़की किसी की मीठी मीठी बातों में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करे। देन इसके बाद हमारा सीन जाता है जोधपुर में। जिस पार्क में बॉडी के टुकड़े दबाए गए थे वहां पर एक कुत्ता मिट्टी खोद रहा था। तभी जमीन से एक हाथ निकल कर आता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। जांच शुरू होती है और उसी सुराग के जरिए पुलिस राशिद के घर तक पहुंच जाती है और फाइनली राशिद और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। देन हमारा सीन जाता है ग्वालियर में। एक दिन नेहा के कमरे का ताला खुला रह जाता है और वो मौका देखकर चुपचाप वहां से निकलती है। ये वही वाला सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। छत पर चढ़कर वो नीचे छलांग लगा देती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि वो मर गई है लेकिन वो जिंदा थी। वो किसी तरीके से उठती है। घायल हालात में लड़खड़ाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वाले उसे संभालते हैं और वो रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई उनको बता देती है और उसकी शिकायत पर फैजाद और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में प्रशासन उनके घर पर बुलडोजर चलवा देता है। सो गाइस आखिरकार तीनों लड़कियों की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाती है। दिव्या और सुलेखा जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, उनके माता पिता टूट कर रह जाते हैं। दोनों परिवार के माँ बाप अपनी बेटियों की तस्वीरें सीने से लगाकर रो रहे थे। नेहा किसी तरह बच जाती है और उसके माँ बाप उसे वापस संभालते हैं। पुलिस भी उन तीनों लड़कों की और उसकी फैमिली वालों की जमकर खातिरदारी करती है। बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी कुटाई की जाती है। पूरा माहौल गुस्से और इंसाफ की मांग से भरा होता है। सभी लोग सड़कों पर उतर आए थे तीनों लड़कियों के लिए। आखिर में जो दिव्या का बच्चा था उसे उसके नाना नानी के लिए सौंप दिया जाता है। जब वो मासूम बच्चा उनकी गोदी में आता है तो दोनों की आंखों से आंसू रुकते नहीं है। एक तरफ बेटी का गम, दूसरी तरफ उसी की आखिरी निशानी। अब वही बच्चा उनके जीने की वजह बन जाता है। मूवी के आखिर में हम नेहा को देखते हैं जो दोबारा से जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है और उसके माँ बाप उसका पूरा तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो गाइस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और आखिर में स्क्रीन पर एक जानकारी दी जाती है। जुलाई 2025 में पुलिस ने कथित धर्मांतरण गिरोह के सरगना जलाउद्दीन उर्फ झागुर बाबा को गिरफ्तार किया था। उस पर कई जिलों में जबरन धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने और सुनियोजित तरीके से कई युवतियों को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगाया गया था। फिल्म ये दावा करती है कि इसकी कहानी असल घटनाओं से प्रेरित है। एंड लास्ट में बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उसके फैसलों को हल्के में मत लें। किसी की मीठी बातों में आकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। सोच समझकर फैसला लीजिए क्योंकि एक गलत कदम आप पर भारी पड़ सकता है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब